हम लोग ध्यान मुद्रा में स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानी निज जीवन सफल वह शक्ति हमें दो दयानी हम दीन दुखी संताप जो है बिछुड़ भूले जावे खंड टूट दूर जीवन हो शुद्ध सरल मार्ग पर डट जावे भूमि में जन्म लिया हो जावे पर सेवा पर उपकार में जावे समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, वो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नमस्ते सभी को। सभी को। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। हम वहां के 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है।
उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित करते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा बनाते हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इस मोटो को पूरे विश्व में फैलाने के लिए और जन जन जागरण का अभियान हिस्सा बनने के लिए आप प्रस्तुत हुए हैं। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि विधा जो कम खर्चीली है वो आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैले और उसका लाभ सकल मानवता को मिले। ऐसी हमारी मंशा है, हमारा उद्देश्य है और हम लोग इसी को लेकर के इस चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा दोनों के संबंध में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आयुर्वेद में 10 द्रव्य सिद्धांत पढ़ा और हम लोगों ने माना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर की जो भी गतिविधियां हैं इन्हीं से संचालित होती हैं। लेकिन जब भौतिक जो हमारे 5 महाभूत थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इनसे और जो सूक्ष्म की यात्रा कौन थी? सूक्ष्म थे सब हमारे जो पराभौतिक काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो इनकी जो यात्रा के मध्य में एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा ग्रुप उत्पन्न हुआ जो 5 महाभूतों ने आपस में सहयोग किया और वो सहयोग हमको दोषों के रूप में लिखा मिलता है, लेकिन वो बल है। आपस में जो शक्तियां थी महाभूतों की, उन्होंने आपस में एक सहयोग बनाया, एक योग बनाया और उस योग का नाम अलग अलग रखा गया। कहीं उसको हम लोगों ने वात कहा, कहीं हमने पित्त कहा और कहीं हमने कफ कहा। कैसे हुआ कि आकाश और वायु मिलकर के उन्होंने वात बनाया, जल और अग्नि ने मिलकर के अपने को संतुलित करते हुए दोनों ने बैलेंस फॉर्म किया और पित्त बनाया और कफ की शक्ति आई आकाश, पृथ्वी से और जल से। और इन दोनों के मध्य में जो संतुलन सारे हुए, तो अगर ये संतुलित अवस्था में है तो ये बल के रूप में कार्य करते हैं और ये शरीर को धारण करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं और अनेक गतिविधियों को जन्म देते हैं। ये 3 बल और इसके अलावा जो हमारे शरीर में जिनको हम धातु कहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इसके अलावा जो हमारे शरीर के मल हैं, इन सबको आधार माना गया और इस आधार मानते हुए यह कहा गया कि ये शरीर को धारण करते हैं। अगर ये न हो तो हमारे शरीर का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो हम लोग वही पढ़ रहे थे, हम वात के गुणों की चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि वात को इनिशिएटर माना गया है, यानी वात शुरुआत करती है कोई चीज की। तो हम लोगों ने एक वात में अभी तक पढ़ा था प्राणवायु, उसके 5, सबके 3-5 भेद हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राणवायु, तो हम लोगों ने प्राणवायु के संबंध में पढ़ा कि प्राणवायु की काम है, वो मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है, समस्त ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का प्रेरक है, फेफड़ों के कार्य का कारक है, हृदय के कार्यों को करता है और भोजन को निगलने की क्रिया का संपादक है। और इसके कर्म क्या है? फूकना, छींकना, डकार लेना, हिचकी, श्वसन रोग। तो आप ये समझिए कि ये काम जो थूकना, छींकना, हिचकी लेना, डकार लेना, इसमें श्वसन रोग, इसमें कहीं न कहीं हम लोग दोनों जोड़ते चलेंगे, कहीं न कहीं मेडुला ऑब्लांगाटा भी इसमें कहीं शामिल हो रहा है, वो भी उसका काम कारक है। तो अब इसमें एक शब्द आया है, असंतुलन में क्या होगा? चिंता हो जाएगी, उलझन हो जाएगी, अनिद्रा,
सिर दर्द, तनाव, क्योंकि जहां पर स्थान है उसी स्थान के आसपास उसका कारण भी मिलता है। रूखापन, हिचकी है, सूखी खांसी है क्योंकि हृदय में इसका वो है, टीबी, सांस से आवाजें, पानी की कमी, दुर्बलता, क्षय क्षय रोग, टीबी रोग, कमजोर याददाश्त, पागलपन, अनियमित धड़कन, आवाज बंद होना, कहीं कहीं आपको कॉमन मिलेंगे कुछ असंतुलन के लक्षणों में, क्योंकि वर्चुअली वो सारी वायु कहीं ना कहीं तो मूवमेंट कर ही रही हैं आपस में। तो इनका माना गया है कि ये नाभि में स्थित है और प्राणवायु हृदय से स्पर्श करती है, तब ऊपर जाती है, फिर वहां से जाकर ऑक्सीजन लेती है जिसको हम लोग अमृत कहा गया है, फिर वहां से लौट के आती है और फिर वेद आती है और फिर हृदय को स्पर्श करती हुई और फिर जठराग्नि के जाकर के चली जाती है और ये फिर नाभि की। तो अब नाभि क्या है? नाभि को जो कहा गया है, तो नाभि हम लोग दो तरह से, नाभि आयुर्वेद में नाभि को दो रूपों में माना गया है। एक नाभि वो है जो जन्म लेने के पूर्व नाभि कहते हैं, जिससे नाल कहते हैं, और नाल बंधी होती है, और वो नाल बंधी होती है उसको नाभि, हम लोग जिसको नाभि के रूप में भी जानते हैं, वो एक छिद्र के रूप में है। लेकिन आयुर्वेद में नाभि के रूप में एक और ऑर्गन का उल्लेख किया गया है, वह ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी नाभि के रूप में लिया गया है, इसलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि बहुत सी चीजें जहां पर यह नाभि का उल्लेख किया जा रहा है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास का एरिया भी है, क्योंकि वो भी कहा गया है जो जन्म लेने के बाद उसको वहां पर क्षुद्रांत कहा गया है, यानी छोटी आंत। तो छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहां भी इसको हम लोग यूज मतलब समझ सकते हैं, तो चिकित्सा के दृष्टि से। तो उदान, दूसरी हम लोगों ने उदान वायु, पहला तो हम लोगों ने प्राणवायु था, दूसरा उदान वायु। तो उदान वायु के क्या है, इसका क्या है, उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरह, नाभि प्लस उरह, नाभि माने नाभि और उरह माने उर मतलब छाती, कंठ एवं चा, ये उसके हैं, नाभि है, उर प्रदेश है, कंठ प्रदेश है। एवं चा वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नो औजो बल वर्णादि कर्म चा, क्या इसका काम है? काम इसके देखिए, वाक् प्रवृत्ति, प्रयत्न करना, कोई भी प्रयत्न करना, कार्य करना, वो उसको, और ऊर्जा, उत्साह, इनकी वृद्धि, और बल और वर्ण, बल माने शक्ति जो है, और वर्ण माने जो आपका रंग है, उसको उचित रूप में रखना, ये सब उदान वायु के कर्म है। नाभि में फिर वही हम लोग समझ सकते हैं कि नाभि जो है ये वहीं पर है जहां पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एरिया इसको मान रहे हैं, और नेचुरली उसी के पास, स्टमक के पास नाभि का जो स्थान है उसी के पास में स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, इसलिए वो सब एरिया वही है। तो इसमें भी ये क्या काम करती है, उदान वायु क्या करती है? उदान वायु भी वही काम करती है, ये जो है नाभि पूर्व बल वर्ण सबको करती है, तो वह क्या कहती है कि नीचे से ऊपर उठती है, उत्तम वायु नाभि प्रदेश से ऊपर हो जाती है और इसका नाम उदान वायु है। ये भी नाभि से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। तो और नाभि उर और कंठ इसके मेन वो हैं, तो नाभि को वही रूप में लीजिए, उर हम लोग हृदय को मानते हैं और कंठ माने ये हमारा प्रदेश है। तो वायु अगर ये विकृत हो गई तो क्या करेगी, ये जो ऊपर की जो ये हमारे आंख, नाक, कान, इन सबको, गला, इन सबको प्रभावित करेगी। तो अब क्या होगा, देखिए, आंख, रूखी आंखें, गला खराब, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में सूजन, गला खराब, उत्सुकता चूंकि वहां पर है ना, और उत्साह की, तो उत्सुकता कमी, कमजोरी आ जाएगी नेचुरली, वायु है तो कोई थकान ला देगी, कान में दर्द क्योंकि ऊपर की उठ रही है, तो यहाँ पर जो कान को है, कानों में दर्द, वाणी की समस्या, बोलने की, वाक प्रवृत्ति, कोई भी स्वर और व्यंजन जो अगर बोलने की कहीं प्रॉब्लम है तो उदान वायु के कारण है। वाक प्रवृत्ति जो स्वर और व्यंजन निकलते हैं, कि तालू से निकल रहा है, ये मुंह से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, का खा गा घा, जितना भी सब चीजें, सब अगर स्वर और व्यंजन की कोई प्रॉब्लम है तो वो उदान वायु के कारण है। तो वाणी की समस्या, अति उग्रता, जो चली उसका
स्थान नाभि भी है, उर भी है, तो इसलिए उसका उग्रता, सूखी खांसी वही इस चीज की वजह से। तो ये उसके उदान वायु के स्थान है और उसके कर्म है। तीसरा आता है व्यान वायु, बहुत महत्वपूर्ण वायु है। देहम व्याप्नोति सर्वम तु व्यानः शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसारणाक्षेप निमेषादि क्रिया सदा। अब ये कह रहे हैं कि देहम व्याप्नोति सर्वम तु शीघ्र गति निर्णाम, शीघ्र गति वाली कौन है? व्यान वायु, यानी सब बहुत अधिक, इसका गति जो है बहुत तेज है। तो शीघ्र गतिशील व्यान वायु मनुष्यों के देहम व्याप्नोति सर्वम तु, नृणाम, नृणाम माने मनुष्य, नृणाम माने पुरुष या नृण, संपूर्ण मनुष्य प्राणियों के, तो मनुष्यों के प्राणियों के हृदय क्या देहम में, सारे पूरे समस्त देह में ये व्याप्त रहती है। और ये शीघ्र गतिशील है, इसका नेचर क्या है? बहुत तेज गतिशील है ये, और ये सभी पूरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। तो ये उसका हो गया। करती क्या है? गति, पहला तो गति है। प्रसारण, प्रसारण माने जो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बोलते हैं, तो एक्सपेंशन प्रसारण। तो एक्सपेंशन अगर एक्सपेंशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। उसी तरह अगर कोई निमेश क्रिया होगी, निमेश माने नीचे गिराना, अगर गिराना क्रिया होगी तो उठाना भी क्रिया होगी। तो गिराना और आक्षेप माने सिकुड़ना, अंगों को फैलाना सिकुड़ना दोनों होंगे। निमेश माने नीचे आंखों को गिराना, तो आंखों को ऊपर उठाना भी इसका क्रिया होगी। तो ये सब है, उन्मेष क्रिया सब है। यानी क्या हुआ? गति होगी, प्रसारण होगा, वो प्रसारण होगा, आक्षेप होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्लस नीचे गिराना होगा, ऊपर उठाना होगा। तो हम लोग ने जो कर्म में पढ़ा था कि कर्म के वो है, तो उन्हीं कर्मों के उसमें है कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है। अवक्षेपण, उक्षेपण वगैरह सब इसी में आ जाएगा। तो ये सब देखिए आगे भी लिखा भी होगा। गति, अवक्षेपण में नीचे की ओर गति, उत्क्षेपण माने ऊपर की ओर गति, निवेश माने नीचे की ओर गति, उन्मेष माने ऊपर की ओर, आंखों को पलकों को गिराना, तो आंखों के संबंध में है तो वो उन्मेष और निवेश का उल्लेख होता है। तो यानी वो गतियां, जो 5 गतियां हैं, वो इनके द्वारा, व्यान वायु के द्वारा कंट्रोल होती है। अब हम लोग देखते हैं हृदय। अब इसमें सबसे अधिक क्या देखें? हृदय में क्या है? एक्सपेंशन, जो मेन वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो है सबसे अधिक इसी में होता है, प्लस उन्मेष और निवेश क्रिया आंखों में होती है मेन रूप से। तो ये क्या करता है? ये श्वेत पसीने के रस का संवहन में, रस संवहन, क्योंकि ये गति वाली है तो ये ब्लड का सर्कुलेशन के लिए भी जिम्मेदार हो गई है, और ये श्वेत पसीने का निर्माण और निष्कासन के लिए जिम्मेदार हो गई। तो इसलिए इसको का और सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही जहाँ का सब। अब हमारे रस क्या है? प्लाज्मा से बनेगा, तो रस से शुरुआत होगी, रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर आगे मांस में अस्थि मज्जा वगैरह सब। तो वो उसी तरह हृदय में क्या होगा? ब्लड प्रेशर होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करेगा, तो यही ब्लड प्रेशर को डेवलप करेगा। तो ये उसमें और दिया हुआ है कि कैसे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। तो न चलिए, अगर कार्डियक आउटपुट की हम बात करेंगे तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ते हैं? जो परिसरीय, जो मतलब जो उसके जो हमारी जिसमें बहती है वो चैनल, उन चैनल का जो प्रतिरोध है, उसका रेजिस्टेंस है, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो उसका नियंत्रण, वैसोमोटर सेंटर क्या है? वो कहाँ पर है? वो हमारे मेडुला में है। कार्डियक सेंटर कहाँ? मेडुला में है। तो कह रहे कि इनके द्वारा ये सारी चीजें जो होंगी, ये इसी वायु, क्योंकि ये मूवमेंट वाली है, तो ये सब इन्हीं पर इसका इफेक्ट आएगा। तो वैसोमोटर सेंटर वगैरह जितने भी हैं, इसी के कारण प्रभावित होंगे। और वेग, इसमें थोड़ा सा बताने की बताया है इन्होंने कि वेगस तंत्रिका क्या होती है। केवल हम लोगों ने अभी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 हमारे क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व माने 12 पेयर। हम लोग कहा था ना कि जो क्रेनियम से निकली हुई है वो क्रेनियल नर्व, जो हमारे इससे निकली हुए हैं, चाहे वो हमारे मिड ब्रेन से निकली हूँ, चाहे मेडुला से निकली हूँ, चाहे पोन्स से निकली हूँ, तो वो जो है हमारी है, क्योंकि वो मेन इसी से निकलती, तीनों उससे, या तो
या तो मेडुला से निकलेंगी, या तो पोन्स से निकलेंगी, और या हमारी जो है मिड ब्रेन से निकलेंगी, अधिकतर ये सारी। तो उन में 11 है, इसका नंबर वेगस तंत्रिका का नंबर 10वां नंबर है, और शेष 11 जो होती हैं वो केवल इतने एरिया में फंक्शनल होती हैं, वो केवल सर के अंदर गले तक के लिए बस यहीं तक फंक्शनल होती है, इसके बाद नीचे नहीं जाती है। नीचे केवल एक तंत्रिका जाती है, तंत्र वेगस नर्व जाती है, क्रेनियल नर्व, जिसका नंबर 10 है। यही जा करके सब पूरे शरीर में मूवमेंट करती है। तो ये सब स्टमक वगैरह जहां भी जाती है यही वेगस नर्व जाती है। तो वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व है और सबसे अधिक इफेक्टिव नर्व है, वही सब जगह जाती है। फिर ये तो वेगस नर्व की बात हो गई। जब हम लोगों ने सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक की बात किया था, कहा था कि दो ऐसी वो हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक वो हैं जो सिंपैथेटिक एटीट्यूड में, यानी जहां आपको सहायता की आवश्यकता हो उसमें भाग लेंगी, और जहां आसानी हो, आपको शांति से हो, तो वहां पैरासिम्पैथिक बात करेंगे। दिन में सिंपैथिक फंक्शन करेगी और रात में हमारे पैरासिम्पैथिक फंक्शन करेगी। जब कभी संकटकालीन स्थितियां होंगी तो सिंपैथिक फंक्शन करेगी, और जब आराम से कोई स्थिति होगी तो हमारे पर पैरासिम्पैथिक फंक्शन करेगी। जब फ्लाइट एंड फाइट की बात हो, कि लड़े या करो या मरो की बात हो, तो हम सिंपैथिक नर्व जो है एक्टिव हो जाती है, और जब शांति काल हो जाता है, इसमें आराम करना होता है, उसमें हमारा पैरासिम्पैथिक होता है। तो ये जो हमारी है, ये नियंत्रण इस वायु द्वारा इसमें किया जाता है, ये इसका अर्थ है। इसके असंतुलन में क्या होगा? रक्त का संतुलन कर रही तो कमजोर रक्त संचरण हो जाएगा, धड़कन अनियमित, हार्ट की वजह से कहा कॉन्ट्रैक्शन, शारीरिक गतियों में दिक्कत। अगर ब्लड सर्कुलेशन वाला ठीक नहीं होगा तो हमारी शारीरिक गतिविधियां कहीं ना कहीं झंझराहट होगी, कहीं हमारा जोर से मतलब मूवमेंट तेज होने लगेगा तो वहां दर्द होने लगेगा, तो शारीरिक गतियों में दिक्कत आएगी। यूरिन चूंकि वो रस का संवहन कर रही है, तो अल्टीमेटली रस रक्त मांस में जितने अगर हमारे टिश्यूज फंक्शन न करेंगे तो यूरिन का ही कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। कमजोर स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, क्यों? क्योंकि ऊपर ये कह रहे हैं कि जो देहम व्याप्नोति सर्वम तु, ये सब समस्त पूरे शरीर में, देखिए देहम व्याप्नोति, देहम व्याप्नोति सर्वम तु, देहम पूरे देह में सब ये पूरे रहती है। तो इसलिए इसका एक फंक्शन ये भी है कि यह जोड़ों में, गठिया में, कमजोर स्नायु तंत्र समझ रहे, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भी पार्ट होगी। तो ये इस प्रकार असंतुलन में देखा जा सकता है। इनको उसको समझने की दृष्टि से समझते रहिए। समान वायु क्या है? श्वेत दोषाम्ब वाहिनी श्रोतांसी संधिष्ठिता अंतरग्नेश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रदा। क्या कह रही है? श्वेत पसीना, माने पसीना। सर जोड़ों में करकराहट से मतलब होगा कि अकड़ जाना शरीर, जो जहां कड़कड़ होने लगता है ना, या कड़क हो जाना, कड़कड़ होने तो तब आवाज आने लगती है। अच्छा, की आवाज, कटकट की आवाज। आप चलने में कुछ लोग जैसे चलते नहीं कड़, इसलिए अभी कभी आप फिल्मों में देखिए तो उसमें तुरंत कहेंगे यूं करेंगे तो कड़कड़ दिखाई दे, वो बहुत अच्छाई के लिए दिखाते हैं। हमारे यहाँ ये रोग है, फिल्मों में देखिए ना, वो यूं हाथ करेंगे तो कड़कड़ कड़कड़ आने लगेगा। तो वो एक्चुअली वो हम वो वहां दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया वो है। हमारे यहाँ ये रोग है आयुर्वेद में। जी सर। ठीक है, तो समान वायु ये है। क्या समान वायु का स्थान क्या है? स्वेद, स्वेद पसीना, जो स्वेद दोषाम्ब वाहिनी, वात आदि दोषों और अंब माने पानी, अंब वाहिनी जल का वहन करने वाले स्रोतों में आश्रित है। ये कहाँ है? जहां पसीना, वात या दोषों और जल का वहन करने वाले, हमारे जल वह स्रोत होंगे ना, हमारे यहाँ बहुत स्रोत हैं जिनका आप लोग अभी नहीं आगे जानेंगे। हमारे यहाँ 12-13 स्रोत है। उनको कहते हैं कि कोई मांस वह है, कोई स्रोत जल वह है, कोई स्वेद वह है, कोई रक्त वह है। तो ये स्रोत कहलाते हैं, मतलब सोर्स। जैसे मेरिडियंस वहां कही गई है चाइनीज में, वैसे हमारे आयुर्वेद में स्रोत कहे गए हैं, सोर्सेज। ये उनमें कहा गया कि इस तरह की कई सोर्सेज हैं, वो आप लोग बाद में पढ़िएगा कभी, उसके लिए है। तो बहुत उनका प्रयोग हम लोग नहीं कर पाते, उनका समझ नहीं पाए भी बहुत अधिक,
क्योंकि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन अभी नहीं हुआ जिसको हम लोग ट्रांसलेट कर सके इसमें, क्योंकि आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, तो उसमें स्रोत कहे गए हैं ऐसे 13 से अधिक स्रोत है, शायद 15 स्रोत होगी, 13 से अधिक स्रोत है, तो वो स्रोत कहे गए हैं। तो कह रहे जल का वहन करने वाले स्रोतों में आश्रित है, यानी जल के आसपास, आप देखिएगा आगे आगे आएगा। और जठराग्नि के समीप, यानी क्या, अंतरस अंतरस अग्नेश पार्श्वस्थ अग्नि, अंतर अग्नि कौन है, जठराग्नि के समान के पास, पार्श्व माने बगल में, अंतरग्नेश पार्श्वस्थ, अंतरग्नि मतलब जठराग्नि, उसके समीप रहने वाले समान वायु जठराग्नि के बल को बढ़ाने वाली होती है। जब उसके बगल में रहेगी तो उसको बल को बढ़ाएगी। तो अंतः अग्नि मतलब हम लोग इसमें यहाँ पर जठराग्नि का बात है, जो हमारे स्टमक पे हम लोग कहते नहीं, वो जो HCl जिसको ट्रांसलेट किया गया है वो है, तो वहां उसके बल को बढ़ाने वाली है। यानी जब स्टमक की कहीं प्रॉब्लम होगी तो ये जठराग्नि की प्रॉब्लम होगी, तो समान वायु उसके लिए कहाँ रहेगी, आमाशय, आमाशय स्टमक में रहेगी। पक्वाशय ड्यूडेनम किसका भाग है, ड्यूडेनम छोटी हाथ का सर, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है। तो आमाशय के बाद ड्यूडेनम में आता है भोजन। तो आमाशय पक्वाशय में विचरण करने वाला समान वायु अन्न ग्रहण कर जठराग्नि को बल प्रदान कर पहुंचाता है। अभी क्या करता है, जब आपने अगर जठराग्नि न बढ़े तो हमारा कैसे सब पाचन क्रिया होगी, तो जठराग्नि को बल प्रदान करता है। तो यानी स्टमक के फंक्शन के लिए, एसआई के शुरुआत के फंक्शन के, ड्यूडेनम के फंक्शन के लिए ये सबसे बड़ी वायु है जो उनको बल प्रदान करती है। मतलब वायु बल प्रदान करने मतलब कि उसको काम करा, फंक्शन बढ़िया कराती है, और रस, सार, अंश और मल को अलग अलग करेगी ये उसको, क्योंकि स्टमक और के बाद जो एसआई है, आप देखिए ये लिखा कब गया है, लेकिन इसको ट्रांसलेशन बाद में कैसे किया, हम लोगों ने कहा कि एसआई का फंक्शन क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन करती है और जो वेस्ट होगा उसको बाहर भेज देती है। तो वही तो ये भी कह रहे हैं कि सार को, अंश को और रस को अलग अलग कर देता है। पाचक रस, डाइजेस्टिव सीक्रेशन जिन स्थानों पर आहार द्रव्य पर क्रिया करते हैं वे स्थान आमाशय है, आम वही, और ग्रहणी ड्यूडेनम और छोटी आंत है। तो यहीं पर उसको जो पाचक अग्नि है, यहाँ पर जो जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जो पाचक अग्नि, और अग्नियां तो है ही, लेकिन मेन पाचक अग्नि तो पहले शुरुआत में ही हो गई, वही इसको समान वायु सहायता प्रदान करती है, तो हमारा भोजन ठीक से पच जाता है और यही रहती है, इसलिए वहां पर उसको पचाने का काम करती है। एनर्जी, अब एनर्जी सिस्टम है, समझ लीजिए जैसे एनर्जी सिस्टम वहां करें, वहां यहाँ भी एनर्जी सिस्टम ही तो है, वो कोई अग्नि है, कोई वायु है, तो नेचुरली सब फोर्सेस तो हैं, और ये फोर्सेस माने कहीं ना कहीं एनर्जी फॉर्म है। तो जिससे भोजन का पाचन ठीक कर, अन्न को ग्रहण कर पाचन क्रिया में सहायक होना और अब्सॉर्प्शन करना, वही जिसको इंटरप्रिटेशन किया गया है मॉडर्न साइंस की भाषा में कि एब्जॉर्प्शन करके मल को अलग कर देती है और मलाशय पहुंचाना, सब कार्य समान वायु। अगर मान लीजिए समान वायु विकृत हो गई, मतलब इम्बैलेंस हो गई, जो कहते हैं कि बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा, कब्ज हो जाएगी, या तो ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या तो ठीक से पाचन नहीं होगा, तो कब्ज होगी, मंद अग्नि होगी। मंद अग्नि माने मंद अग्नि एम्प्टी हीट, हाइपो ना, हम लोग पढ़ा था हाइपो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, तो हाइपो एसिडिटी हो जाएगी, पचेगा नहीं। मंद अग्नि होगी, जठराग्नि मंद पड़ गई सर, आपको जठराग्नि मंद हो गई, हाँ, है ना। अतिसार, डायरिया, ट्रांसलेशन भी समझते जाइए, अतिसार, वहां अतिसार लिखा रहेगा, यहाँ डायरिया। अतिसार माने जो अधिक, डायरिया माने पानी की तरह मल हो रहा है, रोग हो गए। आहार पाचन में समान वायु दो प्रकार सहायक है, कैसे, पाचक रस को कार्य क्षेत्र पहुंचाना और उदर तथा आंतों में गति उत्पन्न करना, ये समान वायु का काम है। तो अब यहाँ फिर वो आपको मॉडर्न साइंस से वेगस तंत्रिका प्रमुख योगदान है। क्यों,
क्यों वेगस तंत्रिका कहा गया और क्यों तंत्रिका का नाम लिया गया, बताइए। सर क्योंकि वही नर्व नीचे जा रही है, बाकी तो क्रेनियल नर्व तो ऊपर है। एग्जैक्टली, वो एक ही क्रेनियल नर्व है जो बाहर जा रही है। इसलिए जब भी कभी कोई आप गले से नीचे जब भी कोई सुनेंगे जो ये वाली नर्व की बात चलेगी, क्रेनियल नर्व की, तो केवल एक ही नर्व का नाम आप हमेशा सुनेंगे, वेगस वेगस वेगस। हार्ट हार्ट लंग्स कहीं भी आप हो सब वेगस। क्यों? वेगस तंत्रिका ही केवल है 10 नंबर की है। नंबर याद कर लीजिए, 10 नंबर की है, 10 नंबर ही है ये, समझ लीजिए। जो 10 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है पुलिस विभाग में, तो 10 नंबर तो वेगस तंत्रिका है 10th नंबर की, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तंत्रिका की प्रेरणा से पाचक रसों की उत्पत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वेगस तंत्रिका देखिए ब्रेन से ही, मॉडर्न साइंस कहती है ब्रेन से सब फंक्शन होता है, तो वो कहीं ना कहीं कोई प्रभाव डाल रही है ना, चाहे वो वेगस तंत्रिका के कारण चाहे आपको वो हार्मोनल सिक्रेशन बढ़ जाते हों, चाहे कोई भी, मतलब कहीं ना कहीं तो यही ऐसे ही इन्हीं तंत्रिकाओं के जाल से ही तो सारा काम मस्तिष्क का होता है। इसके विपरीत प्रभाव अनुकंपित तंत्रिकाओं का होता है। अगर अगर पाचक रसों की उत्पत्ति बढ़ाना हो तो वेगस, और अगर कम कराना हो तो भाई अधिक न बढ़े तो उसके लिए अनुकंपी। नहीं, इसके विपरीत प्रभाव अनुकंपी। अनुकंपी माने वो सिंपैथिक वाले, सिंपैथिक नर्व है। सिंपैथिक नर्व हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की है। वो क्या कहती है, वो देखते हैं कि सब सारी चीजें ठीक हो रही कि नहीं हो रही है। कहीं अधिक आवश्यकता है तो ठीक है, अगर नहीं आवश्यकता है तो वो भी उल्टा करके शांत हो जाएंगे, पैरासिम्पैथिक फंक्शन करने लगेगी। तो घटाने बढ़ाने काम भी सब करती है अनुकंपी, मतलब सिंपैथिक तंत्रिकाएं का काम ये है कि अगर देखें कि ये हार्ट अधिक हो रहा है तो उसको कम भी करने का काम इनका है, क्योंकि दोनों काम ही करते हैं, दोनों बैलेंस करते हैं, अनुकंपी, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक दोनों। तो आंत्रगति इंटेस्टाइनल मूवमेंट में इंटेस्टाइनल वॉल में स्थित प्रेरक तंत्रिका मोटर नर्व्स का तंत्रिका जार नर्वस प्लेक्सस। अब आप लोग ये शब्द नए सुने होंगे, नर्वस प्लेक्सस, आगे पढ़ाएंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा बता देंगे कि नर्व प्लेक्सस क्या है। और संवेदी नर्व प्लेक्सस मुख्य रूप से भाग लेते हैं, तो उनके देखिए थोड़ा समझ लीजिए, उसमें भी थोड़ा बता देंगे बाद में, वो नहीं अभी बता नहीं पाएंगे पूरा, क्योंकि जब तक बताना पड़ेगा ना कि नर्व आएगी, तो नर्वस प्लेक्सस माने हमेशा एक जाल समझ लीजिए, जैसे चौराहा, यहां से कोई नर्व निकले, फिर यहाँ पर मिल जाए, फिर 4-5 मिल जाए, फिर आगे जाकर फिर वो कहीं यहाँ पर 5-6 मिल जाए, ये जाल है, इसको जाल बोल सकते हैं। तो वही काम कह रहे हैं कि ये वाले काम इनको सारे कामों के लिए इस सब यही मिल करके करते हैं। और आप अभी देखेंगे जब स्पाइनल कॉर्ड वाले में, तो स्पाइनल कॉर्ड में जितनी स्पाइनल है वही सब मूवमेंट को बाद में कंट्रोल करेंगे। क्यों? ब्रेन से निकलेंगी या यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी और अलग अलग जाल बना देंगी और वो सप्लाई करने लगेगी किसकी? इम्पल्सेस की। तो इम्पल्सेस सप्लाई से ही बहुत सा काम हो रहा है, तो इसीलिए वही कह रहे हैं इस बात। आंतों में होने वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और आंतरिक की स्वाभाविक इलास्टिसिटी बनाए रखना इन जालिकाओं का कम है। नेचुरली जो काम वही कर रहा है कि जो फंक्शनैलिटी है किसी आंख की, किसी कान की, किसी के मूवमेंट की, किसी को रोकने की, वो सब काम इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। बाहर पेरीफेरी में तो यही तंत्रिकाएं ही जो फंक्शनल कर रही हैं। इन तंत्रिकाओं का और हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम का दोनों कंट्रोलर है, तो वही आपस में ये सब कर रहे हैं, कहीं कंट्रोल इधर कर रहे हैं, कहीं उधर कर रहे हैं, यानी कहीं कम कर रहे हैं, कहीं ज्यादा कर रहे हैं। ये उसको बताने का काम है। ये अभी बहुत जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो मॉडर्न साइंस से उसको इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वो समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे, वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमारे पास, हम प्लेक्सेस समझ जाएंगे कि प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे कि एक जाल है, एक चौराहा है जहाँ पर कई नर्व्स आकर के मिल जाती हैं और वो आगे फिर भिजवाती है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सर्वाइकल में है तो हम कहेंगे आंख भी प्रभावित हो सकती है, हम लोग कहेंगे कि नहीं सर भी प्रभावित हो सकता है, तो इसीलिए वो इन्हीं प्लेक्सेस की वजह से।
अभी हम लोगों ने प्लेसेस को बताया नहीं है उसमें। अब असंतुलन क्या होगा? भोजन की या तो अतिगंध हो, अति मंद होगी या अति शीघ्र होगी। वही या तो हाइपर एसिडिटी या हाइपो। अपच, दस्त हो जाएगा। अपच होगी, दस्त होगा, गैस हो जाएगी, कमजोर पोषण हो जाएगा, ऊर्जा कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। भाई अगर फंक्शन इनके सब सही, असंतुलन माने कभी कमी कभी अधिक, यही तो है। फिर बचा आपका पांचवा अपान वायु। अपान वायु देखिए ये है, इसका वो है वृषणव वस्ति मेढ़म चा नाभ्यूरु वंक्षणव गुदम अपान स्थान मंत्रस्थ शुक मूत्र शकंति चा। ये है। तो वृषणव पूर्ण दोनों अंडकोश, वस्ति माने मूत्राशय, मेड माने पुरुष मूत्रेंद्री, तो मेडम कहा गया है। नाभिरु, नाभि उरु, नाभि और उरु दोनों, नाभि उरु वंक्षण गुदम, ये सब अपान वायु के स्थान है। ये सब, हाँ देखिए 5 है, शुक्र मूत्र मल आर्तव, तो हाँ सब के ये स्थान है ये इसमें। और ये आंतों में रहने वाली, ये कहाँ रहती है? आंतों में रहती है। अपान स्थान यंत्रस्थ, अपान वायु शुक्र आंतों में रहने वाली, अंतरस्थ, अंतरस्थ मतलब आंतों में रहने वाली, अपान स्थान अंतरस्थ आंतों में रहने वाली अपान वायु, यानी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत की बात होगी तो वहां अपान वायु होती है। वो क्या करती है? शुक्र, मूत्र, मल, आर्तव और गर्भ को बाहर निकालने में सहायक होती है। सारे शब्द आपको मालूम है, आर्तव मेंसेस है, शुक्र वही है, दोनों मानिए, शुक्र माने दोनों चीज आ जाएंगे, मतलब ओवा और वो स्पर्म दोनों अंडकोश, मूत्रालय, मूत्राशय, मूत्रेंद्री, नाभि, उरु दोनों, वक्ष, मलद्वार, रेक्टम और आंत अपान वायु के स्थान है। तो ये सब इन्हीं के द्वारा, यानी इन सब की जो समस्याएं हैं वो अपान वायु की समस्याएं होती हैं। पेल्विक कैविटी में देखिए, पेल्विक कैविटी में होने वाली तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण होता है अपान वायु द्वारा। जो ये तंत्रिका क्रियाएं होती हैं, यही वाली नर्व्स का काम जो होता है, तो ये जो पेल्विक कैविटी में और नीचे के भाग में बड़ी आंत, मलाशय और पेल्विक कैविटी में, इन सब के काम के लिए ये जिम्मेदार है। तो इस क्षेत्र में होने वाली ऐच्छिक वॉलंटरी जो भी एक्शंस का नियंत्रण। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो जो ऑटोनोमिक न होकर के दूसरा है, जो हमारे द्वारा नियंत्रित है, उस सोमैटिक, उसको सोमैटिक कहा गया है। एक ऑटोनोमिक जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, एक सोमैटिक जिसमें हमारा नियंत्रण है, वो सोमैटिक है, ठीक, की तंत्रिकाओं द्वारा होता है। इस कारण वेग काल में होते हुए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, तो मल मूत्र आदि के वेग को धारण किया जा सकता है। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो मल मूत्र के वेग को धारण किया जा सकता है। हाँ, मतलब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो आप रोक सकते हैं उसको। अब अगर मान लीजिए जब यही तो है कारण जिसकी वजह से हम लोग रोक लेते हैं, भाई ठीक है, हम जो दूसरे जो, एक तो हमारा होता है द्वार, 2 तरह के द्वार होते हैं। एक द्वार होता है कि बाहर आ गया, यूरिन में आ गया, यूरिनल ब्लैडर में। लेकिन ब्लैडर के बाद जब हम लोग कहा कि हमको जब जाना है तो भी जब भी जाएंगे बाहर से, उसी तरह स्टूल में भी 2 द्वार हैं। तो एक द्वार जो है कंट्रोल होता है सीधे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, तो वो उसने अपना समय अनुकूल कर लिया। लेकिन एक होता है जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, नहीं जाएंगे, हम 15 मिनट बाद जाएंगे। वो जो है परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं है तो हम इसके वेग को धारण कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, वही इसका अर्थ है। इस क्षेत्र की अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। तो क्यों? इनवॉलंटरी एक्शन जो होगी वो कर देगी कि इसकी परम वो अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हम लोगों ने पढ़े हैं 2 भाग। कौन सा भाग? एक हमारा परानुकंपी और एक अनुकंपी, माने एक
पैरासिम्पैथिक, वो परानुकंपी माने पैरासिम्पैथिक, और अनुकंपी माने सिंपैथेटिक, उनके द्वारा होता है, कभी सिंपैथी कभी पैरासिम्पैथिक। तो ये वाला काम उन्होंने कहा कि इसकी वजह से होता है, और इन्हीं की वजह से हम लोगों का आपस में, अब ये प्लेक्सिस की बात कर दिया उन्होंने कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस और पेल्विक प्लेक्सिस, कई प्लेक्सिस होते हैं उसमें नीचे, तो उसमें उनका नाम लिख दिया है। अभी आप इसको जब पढ़े नहीं, जानते नहीं है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं जानना, बस समझ लीजिए कि प्लेक्सिस होते हैं बस, कि मतलब एक जाल है जिस पर कि नर्व का जाल है। तो फिर असंतुलन क्या होगा? कब्ज होगी, दस्त होगी। ये देखिए, चूंकि वहां पर हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर देखिए ये लिखा ना, पेल्विक मेंसेस, ये वाला लाइन कि मेंसेस और गर्भ को उचित समय बाहर निकालता है, तो वहां इसलिए उसको यहाँ पे जोड़ दिया कि मासिक धर्म संबंधित रोग इसे होंगे, प्रजनन संबंधी रोग होंगे, कमर दर्द। तो ये वाला जो पूरा चार्ट है कि ये ऐसे ऐसे यहाँ होता है, इनका काम करते हैं। शॉर्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको उन्होंने एक पेज में अलग से दे दिया, कर्म क्या है, स्थान क्या है, व्यान वायु कहाँ पर स्थान है, समान वायु कहाँ है, अपान वायु कहाँ है, तो उन सबको और कैसे कैसे उसका कर्म है, उस कर्म के किस रूप में इसका यूज करते हैं। तो इसको आप लोगों को होमवर्क के रूप में आप इसको पढ़िए। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार कहीं पढ़ा, पिछली बार नहीं पढ़ा, पिछली बार पढ़ाया था वो? नहीं सर, ये बात भी तो नहीं पढ़ा था हमने। नहीं, थोड़ा पढ़ाना शुरू किया था, बाद में फिर यस सर, थोड़ा सा पढ़ा था, ध्यान किया। हाँ, थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे लगता है कुछ याद है, शुरुआत में किया कर दिया था, लेकिन बाद में रोक दिया था हम लोगों ने कि ये कोर्स। सर एक क्वेश्चन पूछना था, इसमें जो सारा सिम्टम बता रहा है, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, इसमें अगर सिम्टम मिलता है किसी भी एक से, तो उसका क्या करना है? जैसे समान वायु है, छोटी आंत और नाभि प्रदेश, तो इस पर क्या करना होगा? ट्रीटमेंट के बताओ। अभी ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट तो वायु का ही होगा, हमारे पास वायु का बाइफर्केशन नहीं है ना, लेकिन हम लोग को ये देखना पड़ेगा। हम लोग ये देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, और आयुर्वेद के इंटरप्रिटेशन में हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं। तो अभी जो इसमें है, इसमें हमको ये जानना है कि ये किस एरिया में है। अब उस एरिया की वजह से हमको ये मालूम हो जाएगा कि ये जो है समान वायु, इस एरिया में फंक्शनलिटी इसकी है। तो अब इसकी वजह से अगर हमको काम करना हो, तो मान लीजिए वायु को हमको करना भी है, तो किसी और ऑर्गन को जो प्रभावित हो रहा है उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि हार्ट की तरफ है, ये वायु हार्ट की तरफ आएगी, तो हम मान लीजिए हम वायु को ट्रीटमेंट भी करें, तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि हम इसके साथ हार्ट का करेंगे, कि हम इसका लंग्स का करेंगे, कि हम इसके साथ एलआई का करेंगे। बस ये हमको इससे मालूम हो गया, वायु दोनों में मूवमेंट हो गई। जी बोले। नहीं सर, जैसे समान वायु में है ना छोटी आंत नाभि प्रदेश, तो इसका मतलब क्या? इससे जो रिलेटेड है, समान वायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट हम इन्हीं दोनों प्रदेश। मतलब वो समान, अगर हमको मालूम हो जाए कि हमारे ये काम है, तो हमको मालूम हो कि हम अपान वायु में हमको कब्ज और दस्त होते हैं, तो अपान वायु को ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम लोग वायु को करते तो है ट्रीटमेंट। वहां देखिए, हम लोग 2 को घटाते हैं या 2 को बढ़ाते हैं, यही तो करते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ में ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये अपान वायु किस एरिया में है। अगर हमको मालूम हो गया कि हमको नीचे के एरिया में है अपान वायु के, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कहा कि हमको अपान वायु की बीमारी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आपने कहा कि आप समझ गए कि अपान वायु कहाँ है, तो आपने कहा सोचा कि नीचे की कुछ में है। अब आपको समझना पड़ेगा कि अपान वायु की वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी। मासिक धर्म संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रजनन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, कमर दर्द हो सकती है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत है, कमर दर्द का ट्रीटमेंट भी है, प्रजनन संबंधी ट्रीटमेंट भी है। हम उधर समझ सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हम उधर समझ सकते हैं कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास समझ में आ गया ना इससे, समझने से। लेकिन हमको अभी ये कोई नहीं बताएगा ना कि अपान वायु, क्योंकि अपान वायु के असंतुलन के लक्षण ये हैं, ये हमारे पास सिस्टम में है, हमारी जानकारी में, सबके पास नहीं है। कोई बता ही नहीं सकता समान वायु कहाँ, अपान वायु कहाँ। हम ही क्यों जाने, आयुर्वेद वाले जान रहे हैं ना, अदरवाइज कोई नहीं जान रहा है, इवन चाइनीज वाले भी नहीं जान रहे इस बात को। तो हम इनके माध्यम से केवल हमारी सोचने की क्षमता आज बढ़ रही है, कल हम इस पर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये हो कि हम अपान वायु को हमेशा सिडेट करेंगे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमको आ जाए कि इन परिस्थितियों में हमको अपान वायु को सिडेट करना है, करना है, नंबर 1। नंबर 2,
अपान वायु को जब हम ट्रीटमेंट करें तो हम किसी और अन्य ऑर्गन का किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करें, ये हमको इससे मालूम हो गया कि नहीं हो गया। अगर हमको कह रहे हैं कि हार्ट का कर रहे हैं तो हमको मालूम हो गया कि अगर व्यान वायु है तो हमको करना क्या है, एक्सपेंशन और कंट्रोलर की प्रॉब्लम होगी, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, हार्ट का भी ट्रीटमेंट करेंगे और वायु को, जहां वायु है उसको या तो अगर टोनिफिकेशन करना हो तो टोन कर देंगे और नेसिडेट कर देंगे। और हमको सब मालूम है, एनर्जी सिस्टम वही है, हार्ट की भी एनर्जी मालूम है हमको, और हमको लीवर की एनर्जी, सब सारे ऑर्गन की एनर्जी तो मालूम है, वो वायु है, वहां भी वायु है। हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो हमको हार्ट को या तो सिडेट करना होगा, मतलब वायु को, और या टोन करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी और सिस्टम को प्रभावित कर रहा है तो हम उस सिस्टम को भी, जो हमको मालूम है कि वो ऑर्गन कहाँ है, उस ऑर्गन को कर देंगे। हमें ये भी नहीं मालूम, चलिए हम अभी टोनिफिकेशन और सिडेशन नहीं जानते, तो हम उन ऑर्गन में जहां हमारी व्यान वायु काम कर रही है उनके मेथीज लगा देंगे आयुर्वेद के हिसाब से, ये तो हम लोग कर लेंगे। तो ये ट्रीटमेंट के पैटर्न है इनके पढ़ने से। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका ट्रीटमेंट कितना करना चाहिए, लेकिन इनके पढ़ने से ये फायदा है कि 3 ही हमारे यहाँ वात पित्त कफ आयुर्वेद में कहेंगे 3 ही, और हम उसको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर रहे हैं, चाहे 0, 1, 2 में कर रहे हो, चाहे हम उंगलियों में कर रहे हो कि वात पित्त कफ। तो हम बात को करते ना कि हमारा नई बीमारी आई तो बात को हम लोग ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो ये ट्रीटमेंट का हमको, और जिसको बोलते हैं इंटेंसिव ट्रीटमेंट हमको बता रहे हैं कि वात में हमको कौन सा वो है। अब धीरे धीरे हम लोग अगर कभी प्लॉटिंग में इनकी एनर्जी सिस्टम पालेंगे, मान लीजिए इन्हीं में कोई एनर्जी सिस्टम धीरे धीरे कर दे कि हम वात में नंबर 1, 2, 3, 0, 5 उसको करेंगे, तो उन एनर्जी को धीरे धीरे ट्रीट करना शुरू कर देंगे। अभी हम लोगों ने अलग से स्पेसिफिक कोई वो नहीं बनाया हुआ है, प्लॉटिंग नहीं किया हुआ है कि अपान वायु को हम 1 के 1 में रखेंगे, इस उंगली के 1 में रखेंगे, और व्यान वायु को 2 में रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने भी नहीं किया है। लेकिन कभी हम भविष्य में करेंगे, रिसर्च वर्क होगा, आप लोग रिसर्च का वर्क करिए, बताइए, निकालिए कहाँ से उसको कर सकते हैं। 5 यही एनर्जी में, 10 एनर्जी में उसको ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं आगे चल के, कि 2 की उंगली में, फिंगर नंबर 2 में हम कौन सा ट्रीटमेंट करें कि वो अलग अपान वायु का ट्रीटमेंट हो और व्यान वायु का ना हो। ये तो हम लोग कर सकते हैं, बोलिए। यस सर। सुधा पाठक बोलिए। यस सर, यस सर। अगर हम लोग 2 नंबर की उंगली है, हम समझ रहे हैं कि 2 नंबर की उंगली में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए, एग्जाम्पल देना उस हिसाब से, और हम लोग ये बाद में कर रहे हैं कि 2 नंबर में स्पाइरल देते हैं ना, हम लोग 2 नंबर में स्पाइरल देते हैं, वर्टिकल देते हैं, हॉरिजॉन्टल देते हैं। तो हम अगर ये कहना शुरू कर दें एनर्जी पैटर्न कि हमारा व्यान वायु नंबर 2 पर है, तो हम कह देंगे कि 2 नंबर पे 2 नंबर की स्पाइरल, और ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। आगे चल के कोई नहीं है, टॉपिक बहुत देखिए भी आप पढ़िएगा, एचबी हैंडबुक जो है, तो हैंडबुक में क्या है, प्लॉटिंग बहुत दी गई है, उनका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे जहां जहां संभव है वहां हो रहा है, अदरवाइज सब जगह नहीं करना है। तो ये आप दृष्टि बनी है, क्योंकि वात पित्त का आधार है आयुर्वेद के, तो इसके बेसिस। सर आपने 2 नंबर फिंगर पर 2 स्पाइरल लिया है, वायु के आधार पर, है ना? हाँ, है ना? तो ये इसमें कैसे अलग कैसे करेंगे, अपान वायु, समान वायु, और इसमें सभी तो वायु ही है। आपने सुना ही नहीं मैडम, यस सर। हमने कहा कि आगे चल के भविष्य में कोई रिसर्च तो हमेशा होगी, कि ऐसा नहीं कि यही खत्म हो जाएगी यहीं पर। जितना आप जानती हैं इतना नहीं जानेंगे ना, इसके अलावा भी जानेंगी। हमारे बने हुए हैं 10, और वो इन 10 में ही एनर्जी सिस्टम बनेगा। तो हमारा कहना ये है कि कोई ऐसा रिसर्च आगे चल के आए कि हमको ये बता दे कि हमारे व्यान वायु को 1 में रखिए, अपान वायु को 2 में रखिए, और समान वायु को 3 में रखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो तब हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम 2 नंबर में 2 नंबर की स्पाइरल लगा दें, 2 नंबर में 3 नंबर की स्पाइरल लगा दें। ये मेरा कहना है। ठीक है सर, समझ आए। अभी हम लोग कर रहे हैं पार्ट, हम लोग पार्ट बांटते हैं ना, याद करिए, अभी आपने देखा नहीं, उसमें आगे देखिए, एक पार्ट को हम लोग बांट देते हैं 1 से लेकर के 8, 9 में बांटते हैं 10 को। आप वो कहीं लीवर का पढ़िए, लीवर और एसआई और एलआई सबका पढ़िए, उनके 10 नंबर बांटे हुए हैं।
वो 10 नंबर की एनर्जी 10 ही नंबर की एनर्जी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, फिंगर नंबर 1 में ही 10 की एनर्जी की ट्रीटमेंट करते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा? हैंड बुक नंबर 1 1 2 नहीं नहीं 1 2 पढ़िए, 1 2 पढ़िए, उसमें आपको पाएंगे कि आपने क्या किया। हम लोगों ने अब जैसे लीवर है तो फिंगर नंबर 3 में है, लेकिन Yes, sir. लीवर को ही हम लोगों ने 0 से लेकर के 9 तक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्ट्स को। अब हमको जब पार्ट का ट्रीटमेंट करना होता है तो हमने लिखा हुआ है कि फिंगर नंबर 3 में, अब हम कहेंगे कि वन जो क्षेत्र है मोर टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हमने माना ना कि फिंगर नंबर 3 हमारी सारी एनर्जी है। ऐसा मत सोचिए कि एनर्जी 3 ही है, 3 नहीं है, 0 से लेकर 10 सब एनर्जी इसी में है। हम लोगों ने क्या कहा था, पहला सेंटेंस याद रखिए कि समस्त ब्रह्मांड की वस्तुएं इन्हीं 10 से बनी हुई है, यही तो हम कह रहे हैं। यानी Yes, जो sir. ये उंगली बनी हुई है तो 10, आप लोग सब लोग सुन लिए, ये उंगली बनी हुई है तो इसमें 10 एनर्जी है। ऐसा मत सोचिए कि एनर्जी केवल एक ही है। फिंगर नंबर 3 है, लेकिन इसमें 10 एनर्जी तो 0 1 2 4 3 हम लोग बने हुए ना 10, कौन सी एनर्जी तो है, तो वो एनर्जी इसमें है। अगर हमने कोई पार्ट में बांटा किसी ऑर्गन को, तो हम लोग मोस्ट इंटेंसिव ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकली रीजनल ट्रीटमेंट। Right. तो Yes, रीजनल डायग्नोसिस जब बोलते हैं, तो रीजनल डायग्नोसिस में हम लोगों ने 0 से लेकर 10 में बांट दिया। तो जो उसका 1 नंबर लीवर का पार्ट होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिंगर नंबर 1 स्पायरल, 1 स्पायरल में आकाश नहीं है, 1 स्पायरल में लीवर का 1 स्पायरल पार्ट है। Yes, sir. समझ में आया? 1 स्पाइरल में लीवर का वो पार्ट है जिसमें लीवर का पार्ट है और वो वायु से रिलेटेड। हाँ, 3 वाले में लिया हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 तो लिया, फिंगर नंबर यही लिया क्योंकि लीवर पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 0 9, ये पार्टों को डिवाइड कर दिया। तो हम लोग उसमें लिखा हुआ कि अगर आप स्ट्रक्चरल या वर्टिकल करना चाहते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको स्पाइरल ट्रीटमेंट करना, तो उसमें लिखा हुआ कि 1 नंबर में मान लीजिए लीवर का राइट वाला पार्ट कहीं रख दिया, लिखा हुआ मान लीजिए, तो हम लोग राइट वाले पार्ट का जब ट्रीटमेंट करेंगे Yes. नंबर 3 में 1 स्पाइरल पे करेंगे। समझ में आ गया सर। अगर लीवर का राइट पार्ट का करना होगा तो स्पाइरल 1 में करेंगे। हम ये नहीं कह रहे, अगर मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट करना हो तो राइट 1 करेंगे। अगर उसमें 0 नंबर कहीं जहां लिखा हुआ है तो पार्ट बांटा हुआ है, तो 0 से लेकर 9 तक बांटा हुआ, तो जहां 0 लिखा है उसका ट्रीटमेंट कहीं करना होगा तो 0 स्पाइरल में करेंगे, जहां 1 लिखा हुआ वहां 1 स्पाइरल में करेंगे, और वर्टिकल स्पाइरल हॉरिजॉन्टल जो भी है उसी तरह 2 में करेंगे तो 2 में करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में हो सकता है। तो वैसे हॉरिजॉन्टल को वो एनर्जी पैटर्न है। तो रीजनल डायग्नोसिस में हम लोग रीजनल ट्रीटमेंट कब करते हैं, तो ऐसे ही हमने कहा कि कल को हम लोगों ने अपान वायु समान वायु इनको 0 से लेकर 5 तक बांट दिया मान लीजिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस वायु हमारे 2 नंबर पे आती है तो 2 नंबर पे हमने ट्रीटमेंट किया, कि 2 नंबर में ट्रीटमेंट हमने किया, अपान वायु करना तो 2 नंबर मान अपान वायु को मान लीजिए हमने कहा 0 में रखा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे 2 नंबर में 0 नंबर के स्पाइरल फंक्शन कर देंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे जो भी करेंगे। क्लियर? ठीक है सर। समझ में आया? वो आप एक बार ये बोला, जब तक हैंडबुक नहीं पढ़ेंगे आप लोग, हम आगे अभी बता देंगे, एक दिन आपको ग्रुप में डाल देंगे कि यहाँ ये पेज पढ़िए, उसमें सब रीजनल डायग्नोसिस लिखा हुआ है, तो आपको हैंडबुक में रीजनल डायग्नोसिस करके टॉपिक होगा। ना ब्रांचेस आप उसमें जब आगे पेज पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि लीवर के पार्ट, तो आप कहीं लीवर के पार्ट, फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, फिर आपको आएगा लंग्स के पार्ट, फिर आपको सबके नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 0 9 0 से 9। जी सर, ये बता दीजिएगा सर कि हैंडबुक में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। नहीं तो उतना सब नहीं पढ़े, पहले आप देख लीजिए हैंडबुक सर आज बता दीजिएगा ना कि कौन सा हमें पढ़ना है। नहीं बता देंगे, थोड़ा पहले देखो तो भाई, थोड़ा देखिए। हैंडबुक में सारी चीजें हैं, हैंडबुक में सारे पार्ट्स अलग अलग बता रखे हैं। ना हैंडबुक 1 में पहले तो आपका सब प्लॉटिंग है, कहाँ पर ये वर्टिकल वो, फिर उसके जैसे होगा उसमें पार्ट्स का विवरण आ गया है,
लंग्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है, सब कहाँ है। आप पढ़िए, एक हाथ पढ़िए तो हम बता देंगे, लेकिन उसको समझिए, थोड़ा नंबर समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक। यस सर। तो वैसे ही हमने कहा आगे चल के सर ये सब ऐसा मत सोचिए कि यहाँ तक सीमित हो गया, हम लोग जितना जानते हैं उतना ही आयुर्वेद रहेगा। आयुर्वेदिक के ऊपर सर अभी तो 10 साल हुआ है, एक कोई थेरेपी बनने के लिए 1000 साल नहीं भी कम होते हैं, तो हम लोग मत सोचिए कि अभी अभी खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए ये है, वात प्रधानता अगति का सूचक है, वात का संक्षिप्त रूप, अतः वात को शरीर का वायु नियंत्रक भी कहा जा सकता है, परंतु वातावरण में स्थित वायु हमारे शरीर की वायु से भिन्न है। शारीरिक वात एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो शारीरिक गतियों से जानी जाती है। ये जैविक गति शरीर की चयापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब क्या है कि जो हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम है, कोई हमने कहा ना कि सारी क्रियाओं का कौन है, वात क्या है, इनिशिएटर है। इनिशिएटर माने शुरुआत यही करेगा, पहले आगे यही बढ़ेगा। तो वात अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, सांस की गति, पलक झपकाना, मांसपेशियों की गति, हृदय धड़कन, सब ये, क्योंकि इनिशिएट यही करेगा, इसलिए इसको माना जाता है। और गति का माना है, इसलिए गति का है। ताजगी, घबराहट, डर कहाँ से है, ताजगी हो गई तो भी वायु के कारण, घबराहट होगी तो वायु के कारण, डर होगा, उत्तेजना होगी, दर्द होगा, सब वायु के कारण है। तो इनका सबके लिए, किनके लिए काम है, मल त्याग होगा तो बिना उसके लिए हम लोग दो को नहीं करते, दो को हमेशा ट्रीट करते हैं। अधो वायु होगी तो बात करना पड़ेगा, मूत्र त्याग होगा तो बात करना, मल फीकना, डकारना, जम्भाई आना, सब में वायु ही तो है कि जब कोई एक्शन लेते हैं तो हम बिना इनिशिएटिव के नहीं हो सकता वायु के कारण। उल्टी करना तो भी वायु, खाना पीना, सुखाना, सोना, उत्पत्ति, सब उत्पत्ति क्रिया भी इसी काम है। तो यदि कोई चेष्टाएं असंतुलित हो तो उपचार वात का करेंगे। ये इसका मतलब है कि उपचार वात माने वात का उपचार करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं कहा है, लेकिन बता दिया कि उपचार वात करेंगे, वात को सिलेट करेंगे या वात को टोन करेंगे। तो कभी कभी हम लोग कोई बहुत सा ट्रीटमेंट होता है, 1-2 सिलेट 5-6 टोन, 1-2 सिलेट 4-5 टोन, 1-2 सिलेट 3-4 टोन, ये हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं। तो वैसे ही हम कह रहे हैं, जब हम लोग वात की बात करेंगे तो 1-2 शामिल होगा। पित्त दोष, देखिए पित्त दोष शुरू हो गया। तो ये हम लोगों ने इसको पढ़ा, ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा ना 3rd सेमेस्टर में, तब आप लोग बढ़िया से और पढ़िएगा। लेकिन अभी आप, अब ये देखिए क्या है, सेदो रसो लसीका रुधिर माशा रुधिर मामा शयश पित्त स्थानानि तज्जाप्या यंत्र शयो विशेष पित्त स्थानम। पित्त के साथ स्वेद, स्वेदो रसो, स्वेद रज लसीका लिम्फ, रस, रस है लसीका, रस है, रसो रजो नहीं है, रस है, रस है, रस लसीका लिम्फ, लसीका माने लिम्फ, रुधिर माने रक्त, आमाशय पित्त, आमाशय पित्त के स्थान है। यह स्थान का यहाँ बता दिया। कहाँ कहाँ मिलेगा पित्त, स्वेद में, स्वेट में, रस में, लिम्फ में, रक्त में, आमाशय में मिलेगा। इसमें आमाशय, पक्वाशय, स्टमक ड्यूडेनम जो पित्त के विशेष स्थान है। तो नाभि और स्तनों के मध्य का भाग आमाशय है, समझ गए ना। जो इसमें मतलब वो कहा गया कि कहाँ कौन वो है आमाशय, मतलब कहाँ, नाभि से और स्तनों के मध्य का भाग जो है उसी को आमाशय कहा गया है। आमाशय की परिभाषा में डिफाइन की गई है, ये समझिए। फिर उसके पित्त के लक्षण क्या है, सस्नेह मुष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य मम्बलम सरम कटु विपरीत गुणयुक्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। कह रहे हैं कि थोड़ा सस्नेहम, स्नेह वाला, उष्ण, तीक्ष्ण, वही द्रव्य जो अग्नि के है, मोर और लेस, अग्नि और जल के देखिए, द्रव, द्रव जल का है, अम्ल अग्नि का है, सर और कटु, तो सर कटु थोड़ा तीखा हो गया, तो सर और कटु ये पित्त के गुण है। उत्तम गुणों से और इन गुणों से विपरीत गुणों वाले, अगर इनसे विपरीत गुण वाले द्रव्य को हम करेंगे तो पित्त का शमन हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। कैसा, अब इनके पित्त के गुण क्या है, रुक्ष, तीक्ष्ण या तीव्र, द्रव, उष्ण, लघु और विशद। विशद हम लोगों ने पढ़ा था अग्नि का ना,
लघु पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो सब जो है इसमें आ गए। रासायनिक गुण क्या है? अम्ल है, कटु है, स्निग्ध है, और मानसिक गुण में सत्व गुण है। इनका कहा गया पित्त जो है आवश्यक है, इसमें मानसिक गुणों में कहा गया है। पित्त के सामान्य कार्य क्या है? आम अग्न्याशय में, अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय को क्या कहेंगे? पैंक्रियाज कहेंगे ना? यस सर। यस सर। हाँ, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में स्थित अकुपित, अकुपित माने जो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में हो, कुपित ना हो। कुपित माने नाराज, नाराज ना हो, अकुपित हो, तो क्या होंगे? पाचन पित्त का, पाचक पित्त क्या करती है? पाचन, और कुपित पित्त पाचन का भाव करता है। अगर नाराज हो गया तो पाचन नहीं होगा, अगर प्रसन्न है तो पाचन हो जाएगा। नेत्रों में रहने वाला अकुपित, अब नेत्रों में रहेगा जो आलोचक पित्त वहां रहेगा, वो दर्शन में सहायक करेगा, आपको देखने में, आपको आंखें ठीक रहेगी। और अगर कुपित हो गया तो क्या होगा? दिखाई नहीं पड़ेगा, कम दिखाई पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अकुपित पित्त में तापक्रम ठीक रहता है, अगर कोई बैलेंस है तो टेम्परेचर आपको ठीक रखेगा, और कुपित पित्त हो जाएगा तो तापक्रम का बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ये इस प्रकार भ्राजक पित्त के कुपित होने, भ्राजक पित्त आप देखिएगा आगे पड़ेगा, विवर्णता, मतलब आपका चेहरा बिल्कुल दूसरी तरह दिखने लगेगा, जो जो श्रृंगार, जो चेहरे का सौंदर्य नूर दिखाई पड़ता है, वो नूर कुपित होने से नूर खत्म हो जाएगा, और अकुपित हुआ तो स्निग्ध होगा, शौर्य होगा, सारा ये सब सारे शौर्य, और ये सब उसी के गुण क्या है? शौर्य, वीरता होगी, बहादुरी होगी, भय भी, भय, क्रोध, हर्ष, ये सब उसी के हैं। भय जिससे हमने कहा था जिसका भाव है उससे अभाव भी होता है। अगर किसी ऑर्गन की वजह से भय लगता है तो उसी वजह से आपको क्रोध भी आएगा, उसी की वजह से आपको शौर्य भी आएगा। जिसका अभाव होगा तो उसके अगेंस्ट भी होगा। अगर निडर होंगे तो भय, भय जिस ऑर्गन से हो रहा होगा उससे भय होगा तो उससे निडर भी हो सकते हैं। तो क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता सबके गुणों का लक्षण इसमें पित्त के कारण है, ये सब पित्त के कारण आपके हो रहा है। प्राकृत पित्त माने जो संतुलित, प्राकृत माने जो प्रकृति में है, प्रकृति माने क्या? संतुलित, उसके कार्य क्या? दर्शन, पचाना, शरीर की गर्मी को ठीक रखना, समय पर भूख प्यास का लगना, शरीर में मृदुता का होना, सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना, क्योंकि जल भी है शामिल ना, तो मृदुता का होना, कांति, चेहरे के नूर, प्रसन्नता और धारणा शक्ति का बना रहना, ये सब संभाव में स्थित पित्त के कार्य हैं। अब पित्त 5 प्रकार का है और 5 प्रकार का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रंजक पित्त, एक रंजक पित्त पढ़ ले फिर हम लोग बंद करते हैं, क्योंकि तब फिर मैडम का समय हो जाएगा। रंजयति रक्ति करोति रसम इत रजकम। देखिए रंजक पित्त का क्या कहा गया, कितना बढ़िया। जो पित्त भोजन के रस को रंग करके रक्त का रूप प्रदान करता है वो रंजक है। कौन रंजक पित्त है? जो भोजन का, भोजन रस आप पहले बनाओ, फिर उसको क्या हुआ, इसने, इस पित्त ने क्या किया, उसको रंग दे दिया और रक्त का रूप प्रदान कर दिया। ठीक है, ये लिखा तेजो रसनाम सर्वेशाम मनुजानाम युज्यते पित्तोष्मणाः सरागेण रसो रक्तत्व मच्छति। अब देखिए क्या है, मनुष्य में जो आहार रस का तेज है, पहले आहार रस बना, आपने भोजन किया, उससे क्या हुआ, आहार रस बना। तो आहार रस में तेज हुई, एक तेज है, हर में अग्नि है, हमने कहा था सब में अग्नि है, तो ये अग्नि जो तेज है वो तेज कहा जाए, उस वो तेज, आहार रस का जो तेज है वो अग्नि, और पित्त की उष्मा के राग से, पित्त की उष्मा, जो पित्त जो है इस रंजक पित्त की उष्मा के राग से, दोनों के अद्भुत संयोग से क्या होता है, वो रस रक्तिमा को प्राप्त होता है, लालिमा को प्राप्त। तो आहार रस का जो तेज है वो, और ये जो रंजक पित्त है, इस पित्त की उष्मा दोनों जब मिल जाती है तो बिल्कुल होली का अवसर हो जाता है, और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आप रंग में रस जाते हैं और लालिमा को प्राप्त हो जाता है। ये तो ऐसा नहीं है, दो का संयोग हो रहा है, एक रस का, भोजन रस से जो बना रस, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि रस, पहला रस बोलते हैं ना, रस बना, उसका, उसकी तेज, उसका कुछ हो गई, कांति होगी ना उसका, उसकी कांति और पित्त की उष्मा के राग माने अनुराग, राग माने अनुराग, दोनों के प्रेम से वो रस क्या होता है, रक्तिमा, लालिमा को प्राप्त हो जाता है। ये है वो रंजक पित्त है जो आपके भोजन रस को
अपनी उष्मा से, उसमें उष्मा के राग से प्रसन्नता पूर्वक, राग माने अनुराग, प्रसन्नता पूर्वक कोई मिलन, प्रसन्नता पूर्वक मिलन से जो हो रहा है वह लालिमा है, वो रक्त की लालिमा है। रस का अपना तेज है, उस तेज और पित्त की उष्मा के रंजन से रस रक्तता प्राप्त होता है। पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है। देखिए कहाँ कहाँ है, लीवर में और स्प्लीन में। उसको रंजक अग्नि की संज्ञा दी गई, ये रस को रक्त बनाता है। ठीक, जल रूप रस यकृत और प्लीहा पहुंचकर लाल वर्ण का हो जाता है, उसको बनाता है यकृत और स्प्लीन। तो स्प्लीन का भी रोल है और लीवर का भी रोल है। उस धातु का कुछ अंश रंजक पित्त की सहायता से रक्त धातु का निर्माण करता है। तो उस वो जो रस है, रस धातु जब रंजक पित्त से मिलती है तो रक्त धातु का निर्माण कर देगी। ठीक है। आधुनिक अनुसंधान, अब देखिए आधुनिक की बात है, मॉडर्न साइंस की बात करें, गर्भ काल में शिशु के रक्त के निर्माण स्थल यकृत और प्लीहा, ये लिखा हुआ है कि पहले अगर नहीं होता तो पहले लीवर में स्प्लीन में होता है, परंतु जन्म के पश्चात रक्त निर्माण का कार्य अस्थियों के लाल अस्थिमज्जा रेड बोन मैरो में होता है। जो हमारे बोन में होती है बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो जो होती है सेल्स, उनमें होता है। परंतु रक्त के निर्माण में वायु तो भाग लेते हैं जो रस प्लाज्मा में है और संग्रह स्थान आमाशय यकृत प्लीहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आमाशय में, यकृत में और प्लीहा, इन सब की वजह से ये रक्त बनता है। तो वहां उन्होंने कोई अलग नहीं कहा, वही कहा कि इसका स्थान कहाँ है, यकृत में है और प्लीहा में है, ये रहता है ये पित्त। और ये पित्त इस रस को, भोजन रस को, जो रस पहला बनता है भोजन से, वो उस रस को ये जो क्या करता है, रक्त को लालिमा प्रदान करता है और ये वहीं से आता है। और लालिमा के कारण देखिए मॉडर्न साइंस भी वही कह रही है, मोरलेस वही कहा, लेकिन अपनी भाषा में कहा। यहाँ देखिए वही कहा कि रक्त को हम लोगों ने कहा कि जो लाल कोशिकाएं हैं उनका हीमोग्लोबिन जो है वो लाल है, इसलिए जो है उसका रंग लाल हो गया। और मुख्य विटामिन क्या है, B12 है, आयरन है, प्रोटीन है। विटामिन बी का पूर्व रूप आहार द्रव्यों में उपस्थित है। क्यों, एक्सट्रिंसिक फैक्टर उनको बोलते हैं ना, दो, एक होता है ना कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर HCl में होता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर और सब मतलब बाहरी। आंत भित्ति माने जो आंतों की दीवारें हैं उनके द्वारा अवशोषण होता है, और जो आमाशय की पित्त कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होगा एक द्रव्य बनेगा, जो दोनों वही सीक्रेशन होंगे उससे उत्पन्न होगा, और फिर उससे इंट्रिंसिक फैक्टर बनेंगे। और ये कहाँ होगा, ये HCl की वजह से होगा। तो HCl इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों मिल जाने के बाद फिर ये लाल होता है। तो ये अगर ये नहीं हुआ, इन्होंने बताया उसका बता दें कि अगर ये नहीं होता है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। बस तो रंजक पित्त का अग्निकर्म शरीर में होने वाले अग्निकर्मों से भिन्न है। इसका अग्निकर्म देख, सबकी अग्नि अलग है, सबकी अग्नि, वो कह रहे शरीर के अन्य अग्नि कर्मों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए इसका रंजक पित्त का अग्नि जो है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। रंजक पित्त का अग्निकर्म उसी समय संभव होता है जब ऑक्सीजन बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित हो, यानी बहुत कम ऑक्सीजन है तब भी रंजक पित्त फंक्शन करेगा। बोन मैरो में लाल रक्त कणों के निर्माण में उस स्थान की लाल रक्त कोशिकाओं RBC में संवहन रुक जाता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन की अल्पता हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जिस समय ऑक्सीजन बहुत हो तब भी ये काम हो पाएगा। अब रंजक पित्त के अतंत्रों के लक्षण समझिए। यकृत रोग, नेचुरली यकृत का है, यकृत रोग होना, लीवर पीलिया, लीवर से हो जाता है। खून की कमी, आपकी वो आयरन की कमी और रक्त संबंधी विकार, ये उसके हो गए। ये आपका वहां तक एक पित्त जो है आपका पूरा हो गया है। तो हम लोग यहीं पर अभी रुक जाते हैं। अभी